हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे लाडलो। आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। क्रांतिकारी इस्तकबाल। आज मैं आपके सामने जो अपन ने जीके जीएस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चलाई थी, जिसका मैंने एक रिवीजन टेस्ट आपके सामने ले लिया था पहली क्लास से 10वीं क्लास तक का। आज पीछे की जो 11 से 25 क्लास का जो टेस्ट है वो आपके उन क्लासों में से वो चुनिंदा क्वेश्चन में लाया हूं जो वाकई में एग्जाम में आ रखे हैं और ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्जाम को उठाकर देखोगे, चाहे आर्मी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पशु परिसर हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे पीटीईटी हो, उनके अंदर भर भर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का आज अपन पुनः डिस्कस करेंगे और आज जो टेस्ट हुआ था ऑफलाइन स्टूडेंट के, उनके ये आंसर की के रूप में रहेगा। तो चलिएगा, और आप सभी को कहना चाहूंगा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन एक 3 बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त नहीं हुए, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक व्यक्तित्व है जो 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बने। तो आज दिन तक भारत में 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल, जो 3 बार बने, और भारत के प्रथम पीएम यदि आपको पूछे वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी की भी 2 बार सरकार गिर गई थी, एक बार पूरी सरकार चली, 3 बार प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी की मैं बात करूं तो फर्स्ट महिला पीएम की यदि बात की जाए तो इंदिरा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार उनकी जगह नरेंद्र मोदी ने ले ली। नरेंद्र मोदी भी 2 बार पीएम रह चुके हैं। यदि इस बार छक्का लग गया तो इसी लिस्ट में नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। वो भारत की जनता के हाथ में है अभी निर्णय। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो हाल ही में आप सभी ने सुना है, अखबारों के अंदर, समाचार पत्रों में बहुत सुर्खियों के अंदर रही कि भारत में नया संसद भवन बन चुका है, जिसको लेकर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। नए संसद भवन की प्रमुख क्या विशेषताएं हैं, कितनी लोकसभा की सीटें होगी, कितनी राज्यसभा की सीटें होगी और क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। एक सेंगोल जिसके अंदर स्थापित किया गया था, जो सत्यता का प्रतीक है, पवित्रता का। और पुरानी जो संसद भवन था जिसका नाम नरेंद्र मोदी ने क्या रखा, संविधान संसद, संविधान सदन, संविधान उद्यान, शिव शक्ति धाम। तो पुरानी संसद का नाम संविधान सदन रखा गया, संविधान सदन। और यदि शिव शक्ति की मैं बात करूं तो जो चंद्रयान 3, हाल ही में जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, उसका जो चंद्रमा के ऊपर लैंडिंग पॉइंट था, जहां पे उसने लैंडिंग की थी, उस लैंडिंग पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। पुरानी संसद का नाम संविधान सदन है और चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट किस नाम से जाना जाता है, तो शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। भारत के प्रमुख वायसराय, गवर्नर जनरल, जिनकी नीतियां, जिनके भारत सरकार में किए गए कार्य, उनकी नीतियों और कार्यों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपना क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कर्जन को, मैटकॉफ लॉर्ड को, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मैं बात करूं तो भारतीय नागरिक सिविल सेवा का जनक यदि पूछे, भारतीय नागरिक सिविल सेवा का जनक यदि आपको पूछे तो वो कौन है, तो वो कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कर्जन की मैं बात करूं तो बंगाल विभाजन के समय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था। और लॉर्ड रिपन की मैं बात करूं तो जो 1881 के अंदर फर्स्ट व्यवस्थित जनगणना हुई थी, उस समय ये किसके काल में हुई थी। यदि क्वेश्चन पूछे व्यवस्थित जनगणना, जो फर्स्ट व्यवस्थित जनगणना 1881 के अंदर हुई थी, उस समय लॉर्ड रिपन थे। और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मैटकॉफ को कहा जाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन साइंस का है। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक वो होता है जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, यानी
दो तत्वों के जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो कोबाल्ट 60, कार्बन 14, यूरेनियम 235, आयोडीन 131। आयोडीन 131 की मैं बात करूं तो रेडियोथेरेपी के अंदर उपयोगी है। रेडियोथेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है आयोडीन 131 का। यूरेनियम 235 की मैं बात करूं तो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। जीवाश्म 14 की मैं कार्बन 14 की मैं बात करूं तो जीवाश्म की आयु निर्धारण में उपयोगी है कार्बन 14। और कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर उपचार में कोबाल्ट 60 तथा रेडोन गैस का भी क्वेश्चन पूछ ले, कौन सी अक्रिय गैस का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो रेडोन गैस और कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओम किसका मात्रक है? ओम किसका मात्रक है? विभवांतर का, विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विद्युत आवेश का। ओम किसका मात्रक है यदि आपको पूछे, ओम किसका मात्रक है? विभवांतर के मात्रक की यदि बात की जाए तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विद्युत धारा के मात्रक की मैं बात करूं तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत आवेश के मात्रक की मैं बात करूं, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। जबकि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है, जो प्रतिरोध का मात्रक है, जिसका प्रतीक चिन्ह इस प्रकार दर्शाया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। और प्रतिरोध वो राशि होती है जो किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत की जो दर होती है उसको घटाने का काम करता है, रोकने की, उसकी गति का प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम करता है, वो होता है प्रतिरोध। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरना किसका संकेत है? बैरोमीटर में 3 प्रकार के पाठ्यांक आते हैं जो 3 मौसमी घटनाओं को दर्शाते हैं। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से नीचे गिरना, आप सीधी सी बात है, एक तेजी से नीचे गिरेगा, एक धीरे नीचे गिरेगा और एक धीरे से ही ऊपर चढ़ेगा। ऊपर चढ़ने की एक पोजीशन है और नीचे गिरने की 2। तो एकदम तेज कान आता है, तेज आंधी आती है, और बरसात तो बहुत इंतजार करने के बाद आती है। तो तेजी से जब नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आने का संकेत रहेगा। और यदि वर्षा होने का संकेत पूछे तो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे आने का यदि संकेत हो तो वर्षा होने का, और धीरे धीरे यदि ऊपर चढ़ने का हो तो मौसम साफ। धीरे धीरे यदि ऊपर चढ़ने का संकेत आता है, ऊपर चढ़ने का, तो मौसम साफ रहेगा। ये तीनों घटनाएं आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी। अचानक नीचे यानी आंधी, धीरे धीरे नीचे बरसात, ऊपर की पोजीशन एक ही बनेगी, मौसम ऊपर यानी ऊपर का मौसम साफ रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज तार किसका मिश्रण है? आर्मी के एग्जाम के लिहाज से यदि देखा जाए तो धातु अधातु आवर्त सारणी के टॉपिक में से यह क्वेश्चन मिश्र धातु का भर भर के एग्जाम में पूछा गया है। फ्यूज तार किसका मिश्रण है? कॉपर प्लस जिंक। तो कॉपर यानी तांबा और जिंक की बात करें जस्ता यानी पीतल का, कॉपर और जिंक मिलकर पिताजी यानी पीतल का निर्माण करते हैं, जिसकी पिताजी ट्रिक है पीतल तांबा जिंक, यानी इनसे जो मिलकर बनेगा वो पीतल बनेगा। और यदि मैं बात करूं कॉपर प्लस टिन मिलकर कांसे का निर्माण करते हैं। कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन तीनों मिलकर गन मेंटल का निर्माण करते हैं। और पीबी का मतलब है सीसा और एसएन का मतलब है यानी टिन। सीसा प्लस टिन मिलकर फ्यूज तार का निर्माण करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रयान 3 को किस यान से प्रक्षेपित किया गया? यह क्वेश्चन करंट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और मेरा जल्दी प्रयास रहेगा कि आपके पूरे अंतरिक्ष में चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मंगलयान, गंगलयान, शुक्रयान, इसके अलावा इसरो के द्वारा हाल ही के अंदर जो अंतरिक्ष में जितने भी कदम उठाए गए हैं, वैसे भारत अंतरिक्ष के अंदर अपनी बेहतरीन ताल ठोक चुका है। विश्व के अंदर भारत की जो चमक और दमक है वो अंतरिक्ष में बेहतरीन प्रदर्शन पर है। तो मैं एक जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। इन सभी का एनालिसिस कब प्रक्षेपित किया गया, क्या इनका उद्देश्य था, किस यान से प्रक्षेपित किया गया और इनसे रिलेटिव एग्जाम में और कौन कौन से तथ्य
पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना रहेगी, ऐसी भी बात अपन जल्द करेंगे। चंद्रयान 3 को किस यान से प्रक्षेपित किया गया? PHLV C11 की मैं बात करूं तो चंद्रयान फर्स्ट को किससे लॉन्च किया गया? तो PSLV C11। और बात की जाए GSLV MK थर्ड से चंद्रयान 2 और PSLV C25 की यदि बात करें तो मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया। और LVM थर्ड M4 इस जो रॉकेट यान से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थिति का जनक किसे कहा जाता है? पारिस्थिति का जनक किसे कहा जाता है? EH हैकल, AV हम्बोल्ट, EP ओडम, RD मिश्रा। तो ये जो चारों नाम हैं वो पारिस्थिति के अंदर बड़े महत्वपूर्ण हैं। RD मिश्रा की मैं बात करूं तो भारतीय पारिस्थिति का जनक, भारतीय पारिस्थिति का जनक यदि आपको पूछे तो RD मिश्रा है। EP ओडम की मैं बात करूं तो आधुनिक पारिस्थिति का जनक यदि आपको पूछे आधुनिक पारिस्थिति का जनक तो वो EP ओडम है। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम करने वाले कौन थे? तो EH हैकल थे। और पारिस्थिति का जनक किसे कहा जाता है? तो AV हम्बोल्ट को कहा जाता है। चारों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहो जितने स्टार, चाहो जितनी अगरबत्तियां, चाहो जितने दीपक इस क्वेश्चन पे लगा सकते हो। जब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो गलत होता है क्योंकि सारे नाम एक जैसे हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग है। चारों को योगदान एक ही सेक्टर से है, तो आपको इस क्वेश्चन को बड़ा कंठस्थ करना है क्योंकि पढ़ने के बाद हर हालात में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? डोबरेंदर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलिप ने, मोजले ने। डोबरेंदर ने तत्वों के वर्गीकरण के संबंधी जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है त्रिक सिद्धांत डोबरेंदर ने दिया। न्यूलैंड की मैं बात करूं तो न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दिया। मेंडलिप ने तत्वों के वर्गीकरण की आवर्त सारणी दी और मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो मोजले ने दी। यदि आपको पूछ ले आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं तो मेंडलिप को कहते हैं। मेंडलिप की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी, जबकि मोजले की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अपना क्वेश्चन है तत्वों का प्रथम वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया? तो वो डोबरेनर ने सर्वप्रथम प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। धीरे धीरे इन सभी की खोजों का सहारा लेते हुए वर्तमान में अपन जो आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं जिसके अंदर 118 तत्व खोजे गए हैं वो मोजले ने खोजी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेमी अवार्ड का संबंध किससे है? ग्रेमी अवार्ड का संबंध किससे है? संगीत से, फिल्म से, साहित्य से, पत्रकारिता से। तो ग्रेमी अवार्ड का संबंध किससे है? ग्रेमी अवार्ड का जो संबंध है वो संगीत से है। यदि मैं बात करूं फिल्म से संबंधित कौन सा है तो ऑस्कर अवार्ड का जो संबंध है वो फिल्म से है। साहित्य की मैं बात करूं, साहित्य के संबंध में बहुत दिए जाते हैं जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार। पत्रकारिता की मैं बात करूं तो पुलित्जर पुरस्कार यदि आपको पूछे, पुलित्जर पुरस्कार एग्जाम में बहुत आता है। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध पत्रकारिता से है, ऑस्कर अवार्ड का संबंध फिल्म से है और ग्रेमी अवार्ड का संबंध संगीत से है। ग्रेमी अवार्ड को संगीत क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों के अंदर सीधा पूछा गया है। अनातोलिया का पठार और आर्मी जो अग्निवीर, इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर लगभग 2 से 3 शिफ्टों के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था। अनातोलिया का पठार, तो अनातोलिया का पठार तुर्की में स्थित है। तुर्की के अंदर अनातोलिया का पठार स्थित है। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कांग्रेस का विभाजन लखनऊ अधिवेशन 1916 जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार।
अंबिका चरण मजूमदार। हरिपुरा अधिवेशन की मैं बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। सूरत अधिवेशन की मैं बात करूं जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की, रास बिहारी घोष। और लाहौर अधिवेशन सन 1929 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब अपन एक एक इनकी घटनाक्रम देखें तो लखनऊ अधिवेशन के अंदर कांग्रेस का मिलन हुआ था, यानी यहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दिल जुड़ गया था वापिस। कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहां दोनों जुड़ गई थी, यानी इनका तो यहां मिलन हुआ है बड़ा गहरा, यहां टूटी नहीं है, दोनों मिली है। जबकि सूरत अधिवेशन के अंदर कांग्रेस दोनों भागों में टूट गई थी, गर्म दल और नरम दल के अंदर। हरिपुरा अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस और लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यह रावी नदी के तट पर हुआ था, इस अधिवेशन के तहत पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था और जिसके तहत प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया गया था। और इसलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद भी 2 महीने का इंतजार करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि इस पवित्र दिन को स्वतंत्र दिवस के रूप में तो नहीं मना पाए, लेकिन उसको अब अपन प्रतिवर्ष की भांति गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सन 1929। हाल ही में सांडा तंसिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी के लिहाज से और युद्ध अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन आर्मी, एसएससी, रेलवे में भर भर के पूछे जाते हैं। सांडा तंसिक युद्ध अभ्यास किस देश के मध्य हुआ? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जापान, रूस। रूस की मैं बात करूं तो इंद्र युद्ध अभ्यास पूछे तो रूस और भारत के मध्य होता है। जापान की मैं बात करूं तो धर्म गोर्जियन यदि आपको पूछे तो जापान के मध्य में होता है। और डेजर्ट साइक्लोन संयुक्त अरब अमीरात और भारत के मध्य होता है। और सांडा तंसिक भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? खट्टे फलों के अंदर कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। विटामिन के की मैं बात करूं, विटामिन के, तो विटामिन के रक्त स्कंदन में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में यदि आपको पूछे रक्त स्कंदन, तो रक्त स्कंदन के अंदर रक्त का थक्का बनाने में के सहायक है। विटामिन ए की मैं बात करूं जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, यह आंखों को प्रभावित करने वाला रोग है। और विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खट्टे फलों की मैं बात करूं, खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः आंवला है, आंवला। और विटामिन सी जो दूध के अंदर बिल्कुल नहीं पाया जाता है। दूध के अंदर सब विटामिन उपस्थित होते हैं, लेकिन विटामिन सी होता है जो दूध में अनुपस्थित होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, ऊंटनी का दूध। ऊंटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है, ऊंटनी के दूध में, इसलिए ऊंटनी के दूध का दही नहीं बनता है, वो विटामिन सी उसमें उपस्थित होता है। बाकी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आंवले में प्रमुख रूप से पाया जाने वाला विटामिन या खट्टे फलों में पाया जाने वाला या दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी। और विटामिन बी की मैं बात करूं जिसकी कमी से बेरी रोग होता है, ए की कमी से रतौंधी होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है, ई की कमी से नपुंसकता होता है और के की कमी से रक्त स्त्राव होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन का उपयोग गाय भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किया जाता है? उस हार्मोन का नाम है लैक्टोजेनिक, ऑक्सीटोसिन, मेलेटोनिन या मेलानिन। चलिएगा बताओ तो इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है और वो हार्मोन है लव हार्मोन कहा जाता है और वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का उपयोग, यानी जो गाय भैंस को अपन दूध निकालने के लिए जो इंजेक्शन देते हैं वो ऑक्सीटोसिन का होता है। और मेलानिन ये मुख्य रूप से लड़कों के लिए बड़ा बेहतरीन काम का है, क्योंकि ये त्वचा के रंग निर्धारण में सहायक है। त्वचा के रंग निर्धारण में ये मेरे जो आर्मी के सीते हैं, भारत माँ के सपूत और बड़े मेहनती है, जो रंग के थोड़े काले हैं, उनको गोरा होने के लिए मेलानिन प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना पड़ेगा, तो चमक और दमक आ सकती है, फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। चेचक रोग किनके कारण फैलता है? ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और
इसकी ट्रिक भी है बहुत शानदार। तो चेचक रोग किनके कारण फैलता है? जीवाणुओं से होने वाली रोगों के लिए ट्रिक के माध्यम से अपन इन रोगों को प्रमुख याद कर सकते हैं। मैं जल्दी एक छोटा सा वीडियो रोगों से संबंधित जरूर लाऊंगा, जैसे आपके सारे डाउटेड क्लियर हो जाएगी। तो चेचक रोग है जो वायरस यानी विषाणु जनित है, वायरस विषाणु जनित रोग है चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी धारा को एसी में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर तो क्या करता है? एसी टू डीसी, एसी धारा को डीसी धारा में बदलने के लिए उपयोगी है रेक्टिफायर। ट्रांसफार्मर डीसी के वोल्टेज को कम या ज्यादा करने में, डीसी के वोल्टेज को कम या ज्यादा करने में सहायक यदि पूछे तो वो ट्रांसफार्मर है। और इन्वर्टर का काम है जो डीसी धारा को एसी धारा के अंदर कन्वर्ट करता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत में कुल 5 शासक हुए, जिसकी ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। यानी 5 वंश हुए थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक सैयद वंश और लोधी वंश। कुल 5 वंश हुए। सबसे पहले गुलाम वंश हुआ, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक यदि पूछते तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और सबसे अंतिम वंश लोधी वंश हुआ, और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी तथा बाबर के मध्य सन 1526 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ था। सन 1526 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई, दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ तथा मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की नींव इस युद्ध से पड़ी थी। तो इस वंश का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। चलिएगा, सवर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है। सवर कोकिला किसे कहते हैं? मदर टेरेसा को, सरोजनी नायडू को, सुचेता कृपलानी को या लता मंगेशकर को। मदर टेरेसा यानी सवर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? मदर टेरेसा की मैं बात करूं तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, प्रथम भारतीय महिला जो नोबेल विजेता है वो है मदर टेरेसा। सरोजिनी नायडू की मैं बात करूं तो फर्स्ट राज्यपाल यदि पूछे तो वो सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है। और सुचेता कृपलानी की बात करूं तो फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री भी पूछे तो सुचेता कृपलानी है। लेकिन अपना क्वेश्चन है सवर कोकिला किसे कहते हैं? तो सवर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं, जबकि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहते हैं। यह क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। यदि आपको पूछे भारत कोकिला किसे कहते हैं तो सरोजिनी नायडू है, जबकि सवर कोकिला कौन है तो वो लता मंगेशकर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां है? ल्यूसाने, ज्यूरिख, एथेंस, पेरिस। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति पेरिस की मैं बात करूं तो यूनेस्को, पेरिस के अंदर यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को का मुख्यालय यदि आपको पूछे तो पेरिस में। एथेंस की मैं बात करूं तो फर्स्ट ओलंपिक, जो वर्तमान में जो आधुनिक ओलंपिक चल रहे हैं, फर्स्ट ओलंपिक 1896 के अंदर जो हुए थे उसकी शुरुआत एथेंस हुई थी। ज्यूरिख की मैं बात करूं तो फीफा का हेडक्वार्टर यदि आपको पूछे तो वो ज्यूरिख है, जबकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय वो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में? संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग जिनका भारतीय नागरिकों के लिए जो प्रावधान अति महत्वपूर्ण है, उनसे रिलेटिव एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाग 3, भाग 4, भाग 4 क या इनमें से कोई नहीं। भाग 4 क की मैं बात करूं तो भाग 4 क के अंदर मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, मूल कर्तव्यों का, और इनके लिए अनुच्छेद 51 क के अंदर जो है वो मूल कर्तव्य है। और यदि मैं बात करूं भाग 3 के अंदर मूल अधिकार है। भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार है।
और भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 के मध्य वर्णित है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे अनुच्छेदों से रिलेटिव या इनके भाग से रिलेटिव एग्जाम, ये तीनों आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। भाग 2 में यदि पूछे तो नागरिकता है, और भाग 3 में मूल अधिकार है, 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और 5 में मूल कर्तव्य। और नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं ये पूछे तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय। चलिएगा इसका जवाब आप दीजिएगा, तब तक मैं पानी पीता हूं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय। तीनों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी की मैं बात करूं तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी थे। लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अंबेडकर थे। विनोबा भावे की मैं बात करूं तो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही यदि आपको पूछे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है तो विनोबा भावे। पार्किंसन रोग किस अंग से संबंधित है? रोगों से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्किंसन रोग का संबंध किससे है? हृदय से, यकृत से, मस्तिष्क से, फेफड़े से। तो पार्किंसन जो रोग है वो मस्तिष्क से संबंधित है। पार्किंसन तथा एक इसके साथ और याद रखना अल्जाइमर और इसी के साथ में मिर्गी, ये तीनों रोग है मिर्गी। अल्जाइमर, मिर्गी तथा पार्किंसन, इन तीनों रोगों का संबंध है जो मस्तिष्क से है। चलिएगा निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण और यौगिक में यह डिफरेंस है कि जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है वो अमूमन यौगिक होता है, लेकिन यदि साइंस की भाषा में अपन देखें तो जिसके अंदर तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है वो यौगिक कहलाता है, और अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है वो मिश्रण कहलाता है। तो वायु, अब वायु एक प्रकार का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है जिसमें मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। सीमेंट के अंदर अलग अलग यानी कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। जबकि जल की मैं बात करूं, जल का फॉर्मूला होता है H2O, जिसके अंदर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को 1:2 में मिलाया जाता है, तो अनुपात निश्चित होता है, इसलिए जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है वो यौगिक कहलाता है। और बारूद एक मिश्रण है, ये आर्मी में सीधा क्वेश्चन पूछा गया, बारूद है। ऑप्शन ए मिश्रण, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी पदार्थ। तो उसका राइट आंसर मिश्रण था, बारूद। जबकि जल पूछे तो यौगिक है, वायु पूछे तो मिश्रण है, सीमेंट पूछे तो मिश्रण है। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों शैली में रचित है? गद्य एवं पद्य दोनों शैली को एक साथ कहते हैं चंपू शैली। कौन सा एक वेद चंपू शैली के अंदर रचित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद की मैं बात करूं तो प्रथम वेद है पहली बात तो, दूसरी बात इसके अंदर मंत्रों का संकलन है। मंत्रों से संबंधित फोल्डर जो सबसे बड़ा है वो ऋग्वेद है। सामवेद की मैं बात करूं तो संगीत से संबंधित है, सामवेद का संबंध संगीत से है। यदि मैं यजुर्वेद की बात करूं तो यजुर्वेद के अंदर यज्ञ के विधि विधानों का उल्लेख है, यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान है। जबकि अथर्ववेद की मैं बात करूं तो जादू टोना तथा चिकित्सा, जादू टोना तथा चिकित्सा का जो संबंध है वो अथर्ववेद से है। और चौथा और सबसे नवीन वेद पूछे तो वो अथर्ववेद है। जबकि अपना क्वेश्चन है गद्य और पद्य दोनों शैली में कौन सा है, तो वो यजुर्वेद है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती परियोजना का संबंध किससे है? दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी, ताप्ती नदी, चेनाब नदी या सतलज नदी। सतलज की मैं बात करूं तो नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना यदि आपको पूछे किस नदी पर है तो सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर। चेनाब नदी की मैं बात करूं तो दुलहस्ती परियोजना चेनाब पर है, और इसी के साथ बगली यार परियोजना भी आपको पूछे, बगली यार परियोजना वो भी चेनाब नदी पर स्थित है। ताप्ती की मैं बात करूं तो उकाई परियोजना, उकाई के साथ साथ उकाई तथा काकरापार परियोजना यदि आपको पूछे तो ताप्ती नदी पर है। और यदि मैं बात करूं
झेलम नदी। तो झेलम नदी के अंदर झेलम नदी पर जो परियोजना है जिसका नाम आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझे बताओगे, बड़ी फेमस परियोजना है झेलम नदी पर स्थित, उसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना है, जो सीधी कई एग्जामों में पूछी जाती है। तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। इसी के साथ अन्य नदियों पर जो फेमस प्रसिद्ध जो एग्जाम में आई हुई है वो परियोजना भी एक दो बार रट्टा मार लेना, ताकि एग्जाम में एसएससी, रेलवे, आर्मी के अंदर ये क्वेश्चन काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। चलिएगा, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। आंध्र प्रदेश की मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश में एक बड़ी फेमस झील है कोल्लेरू झील। कोल्लेरू झील यदि आपको पूछे तो आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर भी एक बड़ी फेमस झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। ये दोनों जो 2023 के अंदर अग्निवीर की भर्ती हुई, जिसके अंदर ये पुलिकट और कोल्लेरू भर भर के एग्जाम में पूछी गई, तो आपको याद रखना है। और केरल में भी एक प्रसिद्ध है जिसका नाम है बेबनोद झील। बेबनोद झील यदि आपको पूछे तो वो केरल में है, और लोनार झील जो रामसर साइड में भी शामिल है तो वो है महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है लोनार झील। स्वराज पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। लाला हरदयाल तथा सोवन सिंह भाखड़ा। लाला हरदयाल तथा सोवन सिंह भाखड़ा ने मिलकर एक पार्टी की स्थापना की थी सन 1913 में, जिस पार्टी का नाम था गदर पार्टी। क्वेश्चन आए, गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में लाला हरदयाल तथा सोवन सिंह भाखड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने एक संघ बनाया, एक पार्टी बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सन 1939 के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने करी। मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने सन 1923 के अंदर गदर पार्टी की, स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने सन 1923 में की। गोपाल कृष्ण गोखले की मैं बात करूं तो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया संगठन की जो स्थापना की थी सन 1905 के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, सन 1905 में। चारों संस्थाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सन 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले ने, सन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी, सन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक, और सन 1913 में लाला हरदयाल तथा सोवन सिंह भाखड़ा ने गदर पार्टी की स्थापना की। हाइड्रोजन के खोजकर्ता, गैसों से खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबल, हेनरी कैवेंडिश, प्रिस्टले, रदरफोर्ड। यदि मैं कहूं नाइट्रोजन के खोजकर्ता तो नाइट्रोजन के खोजकर्ता रदरफोर्ड है। बात की जाए प्रिस्टले, तो सिल्ले हैं, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की, तो ऑक्सीजन के खोजकर्ता पूछे तो प्रिस्टले है। और अल्फ्रेड नोबेल की मैं बात करूं तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट, और डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है जिसकी खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, और हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। चलिएगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अभी अपन ने जिसकी चर्चा की, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि माइकल फैराडे और अल्फ्रेड नोबेल। माइकल फैराडे ने जो आविष्कार किया था जिसका नाम है डायनेमो। और डायनेमो एक प्रकार का विद्युत उपकरण है जो जनरेटर के अंदर लगता है और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में सहायक है, वो है डायनेमो। और विद्युत का संबंध फैराडे से है। और जबकि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के आविष्कार किया था, और डायनामाइट एक प्रकार का, अभी अपन ने जिक्र किया था, एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ है, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया। चलिएगा, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, मेगस्थनीज, विष्णु शर्मा या अरस्तु? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य की मैं बात करूं तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ की जो रचना की। वैसे नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसका संबंध पॉलिटी से, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन इसकी विषय वस्तु यदि आपको पूछे तो वो राजनीति। मेगस्थनीज की मैं बात करूं, इंडिका, मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की। पंचतंत्र पुस्तक के रचयिता विष्णु शर्मा है, और अरस्तु भी एक पॉलिटिशियन है। इसके अलावा जीव विज्ञान के जनक भी यदि आपको पूछे
जीव विज्ञान के जनक, बायोलॉजी के जनक यदि आपको पूछे तो वो भी अरस्तु है। विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यावरण संगठन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेवा, न्यूयॉर्क, जेनेवा या न्यूयॉर्क, नैरोबी, पेरिस। पेरिस के अंदर अभी पहले अपने क्वेश्चन आया था। यूनेस्को का हेडक्वार्टर यदि पूछे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर तो पेरिस में है। न्यूयॉर्क में बात करें तो यूएनओ, यूएनओ का यदि हेडक्वार्टर मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क में है। जेनेवा की मैं बात करूं, डब्ल्यूटीओ तथा डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व व्यापार संगठन का यदि हेडक्वार्टर पूछे तो जेनेवा में है। विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय यदि पूछे, नैरोबी, नैरोबी केन्या देश की राजधानी है। नैरोबी केन्या में विश्व पर्यावरण संगठन का मुख्यालय। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन की राजधानी का नाम बताओ। तो यूक्रेन की राजधानी का नाम आपको बताना है क्योंकि करंट के अंदर बहुत चर्चा में है। यूक्रेन और रूस का युद्ध पूरे विश्व का ध्यान खींचे ले जा रहा है। तो यूक्रेन की राजधानी मॉस्को, केप टाउन, एथेंस या कीव? मॉस्को की मैं बात करूं तो रूस। केप टाउन की मैं बात करूं तो केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। एथेंस की मैं बात करूं तो यूनान, एथेंस यूनान की राजधानी है जहां प्रथम आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और कीव यूक्रेन की राजधानी। आप मुझे कमेंट करके बताओ यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, जिनको साहस को वाकई में सलाम कर रही है पूरी दुनिया। एक इतू सा देश इतने बड़े देश के सामने हिम्मत से लड़ रहा है। इसके साहस और इसकी वीरता को वास्तव में यूक्रेन की जनता, जो पूरी दुनिया को इस बात का साहस का आईना दिखा चुकी है, तो उस राष्ट्र का जो नेतृत्व करता है, जिसको हाल ही में सम्मानित भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है, तो आप कमेंट करके बताओगे यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारत के संविधान में यदि मैं बात करूं कुल अनुसूचियां, भारत के संविधान में यदि बात की जाए तो कुल अनुसूचियां कितनी है? भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां कुल 12 है। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 11वीं अनुसूची यानी 8 पहले थी, 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। भूमि सुधार की मैं बात करूं तो 9वीं, जो फर्स्ट संविधान संशोधन से जोड़ी गई, फर्स्ट संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। दल बदल, जो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। नगरीय स्वशासन का संबंध 12वीं से है और 11वीं का संबंध पंचायती राज से है, पंचायती राज से है। बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, ये चारों संविधान संशोधन से जोड़ी गई है, चारों याद रखनी है आपको। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? मैं बात करूं पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ, तो महात्मा गांधी वर्सेज भीमराव अंबेडकर। पूना पैक्ट महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के मध्य यरवदा जेल के अंदर हुआ था। सन 1931 की मैं बात करूं तो इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो सन 1931 में हुआ और सन 1932 के अंदर पूना पैक्ट हुआ। सन 1942 की मैं बात करूं तो भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला था। और 1935 के अंदर यदि बात की जाए तो आरबीआई की जो स्थापना थी वो 1 अप्रैल 1935 जो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया था। मीरातुल अखबार का संबंध किससे है? मीरातुल अखबार का संबंध किससे है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या विनोबा भावे? मीरातुल अखबार का संबंध किससे है? तो राजा राम मोहन राय से संबंधित है। राइडर कप का संबंध किससे है? राइडर कप का संबंध किससे है? तो राइडर कप का, बैडमिंटन की यदि मैं बात करूं तो बैडमिंटन से संबंधित बड़े फेमस कप है थॉमस कप है और इसके अलावा थॉमस कप और उबेर कप। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध पूछे तो बैडमिंटन से है। फुटबॉल की मैं बात करूं, फुटबॉल तो संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप का संबंध यदि आपको पूछे तो वो फुटबॉल से है। और राइडर कप का जो संबंध है वो गोल्फ से है।
भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहीद आजम के नाम से विख्यात भगत सिंह। जो आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? ये कमेंट करके बताओगे। भगत सिंह, सुखदेव, जिसको जो क्रांतिकारी योद्धा है भारत के अंदर शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हंसते हंसते इस भारत माता के लिए फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे, ऐसे वीर सपूत शहीद आजम के नाम से, भगत सिंह के नाम से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां स्थित है? कोलकाता की मैं बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यदि आपको पूछे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो वो कोलकाता में। हैदराबाद की मैं बात करूं तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे तो हैदराबाद में है। लखनऊ की बात करूं तो चौधरी शरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, और जबकि शहीद आजम भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चंडीगढ़ में है। चलिएगा, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया। भारत के राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि भारत की संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई भी प्रस्ताव जब राष्ट्रपति के पास वेरीफाइड सिग्नेचर होने के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर अंदर या तो उसको संशोधन करने के लिए सदन के पास भेज सकता है या उसके ऊपर हस्ताक्षर करके उस प्रस्ताव को विधेयक के रूप में परिवर्तित कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति को एक पावर भी है, वो चाहे तो जेबी वीटो का प्रयोग करके उसको वहीं निस्तारित कर दिया जाए जो पुनः संसद में उस बिल को नहीं लाया जा सकता। तो एक बार एक राष्ट्रपति ने जो बिल था वो डाकघर से संबंधित था, डाकघर से संबंधित एक प्रस्ताव था जिसके ऊपर जेबी वीटो का प्रयोग किया था और जिनका नाम था ज्ञानी जेल सिंह। राजेंद्र प्रसाद की मैं बात करूं तो प्रथम राष्ट्रपति और एकमात्र भारत के राष्ट्रपति जो 2 बार बनने वाले राजेंद्र प्रसाद। वीवी गिरी की मैं बात करूं, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्दलीय बने, और नीलम संजीव रेड्डी की मैं बात करूं तो एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध बने। तरंग दे धैर्य का मात्रक क्या है? तरंग दे धैर्य का मात्रक क्या है? डेसिबल, टेस्ला, हर्ट्ज या फिर एंगस्ट्रम। डेसिबल की मैं बात करूं तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक यदि आपको पूछे, ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता का मात्रक यदि आपको पूछे तो वो है डेसिबल। और हर्ट्ज की मैं बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यदि आपको पूछे तो वो टेस्ला है। हर्ट्ज की मैं बात करूं तो आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है और तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो कौन खींचेगा? फोटो के लालच में किसी को भी ब्रो बोला जा सकता है बड़ी शालीनता के साथ। ब्रो एक हल्की सी सेल्फी कैचअप कर ले, यानी ये आपके सामने लिखा हुआ है सिल्वर ब्रोमीन, यानी ब्रो से याद रखना है आपको, ब्रो फोटो खींच। तो सिल्वर ब्रोमीन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त की जाती है? यदि मैं बात करूं पेनिसिलिन की, पेनिसिलिन से संबंधित बड़ी रोचक कहानी है। प्रथम प्रतिजैविक औषधि, पेनिसिलिन की मैं बात करूं तो प्रथम प्रतिजैविक औषधि यदि आपको पूछे पेनिसिलिन है। प्रतिजैविक को इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटीबायोटिक औषधि पूछे तो पेनिसिलिन है। यदि इसके खोजकर्ता पूछे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसके खोजकर्ता है। और यदि रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहां से प्राप्त की जाती है तो फफूंद को कहा जाता है कवक। तो पेनिसिलिन जो है वो कवक से प्राप्त की जाती है। सारे मोस्ट क्वेश्चन है, प्रथम एंटीबायोटिक औषधि पूछे तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता पूछे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और कहां से प्राप्त की जाती है? कवक से। ये तीनों प्रश्न आर्मी के पूर्व पेपरों के अंदर पूछा हुआ है। शायद आप अपनी तैयारी उच्च स्तर पे यदि कर रहे हो तो आपने पूर्व पेपर पहले पढ़े हैं तो दावे के साथ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
और मेरा दावा है ये क्वेश्चन आर्मी के अलग अलग शिफ्टों में बारी बारी से अलग अलग रूप और रंग के अंदर आपके सामने आता रहेगा। पौधे के किस भाग में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, यानी जनन प्रक्रिया पौधे के किस भाग से संपन्न होती है? पत्ती में। पत्ती कौन सा? वो बेचारे वाला नहीं, जो पौधे की पत्ती। जड़ में, तने में, फूल में। तो प्रजनन की प्रक्रिया आप सभी को पता है, पौधे के अंदर जो पुष्प होते हैं वो पुकेसर व स्त्री कोशर होते हैं। पुकेसर व स्त्री केसर जिनसे जो पराग कण निकलते हैं, परागकण, और परागकण जो पुकेसर का परागकण होता है वो स्त्री केसर के पुष्प के ऊपर जब बैठता है तो वो पुष्प होता है, धीरे धीरे फल का रूप लेता है। तो वही तो है पौधे में जनन की प्रक्रिया। तो पौधे की जनन की प्रक्रिया में भाग लेने वाला अंग यदि पूछे तो वो फूल है। सूर्य में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत पाई जाती है? 71%, 21%, 78% या 46%? 46% की मैं बात करूं तो जो यूरिया होती है, यूरिया के अंदर यदि पूछे नाइट्रोजन की मात्रा, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है तो 46% होती है। 78 की मैं बात करूं तो वायुमंडल, वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा यदि आपको पूछे तो वो 78% होती है। और वायुमंडल के अंदर, वायुमंडल में यदि ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो वो 21% होती है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा पूछे तो वो 71% होती है। मृग मरीचिके का बनना, मृग मरीचिके का बनना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश की विभिन्न घटनाओं के माध्यम से कई प्रकार, जो प्रकाश की अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं होती है उनके माध्यम से कई प्रकार की घटनाएं होती है। और एग्जाम में हमेशा उदाहरणों के माध्यम से प्रकाश की घटनाओं से रिलेटिव क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अपवर्तन की मैं बात करूं, अपवर्तन में प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है, जैसे तारों का टिमटिमाना, आगे दूसरी तरफ रखी वस्तु का झिलमिला हुआ दिखाई देना, पानी में भरे हुए किसी भी फर्श का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में रखे हुए नींबू का फूला हुआ दिखाई देना, पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, अपवर्तन पर आधारित है। परावर्तन की बात करें, किसी भी वस्तु का दिखाई देना, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, आपको ये बोर्ड पर लिखे हुए सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये परावर्तन के कारण हो रहा है। और किसी भी वस्तु का चमकना, ये मृग मरीचिका का चमकना या बनना, तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे हीरे का चमकना, टूटे हुए कांच का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर का चमकना, मृग मरीचिका का दिखाई देना, ये सारी घटनाएं। और मृग मरीचिका आप सभी को पता है, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर गर्मी की ऋतु में जैसे सड़क होती है जिसके ऊपर थोड़ी दूर में एक चमक सी दिखाई देती है, और हिरण, मृग का अर्थ होता है हिरण, और हिरण को यूं महसूस होता है कि आगे पानी रखा हुआ है और उसकी दौड़ में वो आगे जाता है, आगे जाता है तो वो लुप्त हो जाती है आगे। और तो इस प्रकार ये मृग मरीचिका बनती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। स्तनधारी वर्ग की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आमाशय, पैराथायराइड, यकृत, थायराइड। आमाशय की मैं बात करूं तो मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपको पूछे तो वो आमाशय है। यकृत की मैं बात करूं तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन यकृत सबसे बड़ी तो है, लेकिन यकृत बहिस्रावी ग्रंथि है, लेकिन अपना क्वेश्चन अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसलिए थायराइड। और आप कमेंट करके मुझे बताओगे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पौधों के द्वारा श्वसन में ली जाने वाली गैस, पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो आपको पता है वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, जीवों के द्वारा जितनी मात्रा में श्वसन में ली जाती है उतनी मात्रा में छोड़ी जाती है। हाइड्रोजन की बात करें, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व जिसको आहारा तत्व कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। पेड़ पौधों की मैं बात करूं श्वसन, पेड़ पौधों में दो घटना घटती है। एक तो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, यानी भोजन बनाते हैं तब पेड़ पौधे एक प्रक्रिया का यूज करते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस समय तो पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। जब रात्रि के समय सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया नहीं होती है, उसमें पौधे श्वसन लेते हैं, तब पौधे श्वसन में तो ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं, जबकि भोजन बनाने में CO2 ग्रहण करते हैं। पृष्ठ तनाव किस प्रकार की राशि है? पृष्ठ तनाव जल्दी मैं आपके सामने एक ट्रिक के माध्यम से सदिश तथा अदिश राशियों का एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो पृष्ठ तनाव एक प्रकार की किस प्रकार की राशि है? अदिश सदिश दोनों, इनमें से कोई नहीं। अदिश राशि वो होती है जिसमें केवल एक परिणाम की आवश्यकता होती है। सदिश राशि वो होती है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है। तो पृष्ठ तनाव एक प्रकार की अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव एक प्रकार की अदिश राशि है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जो YouTube पर बिल्कुल नए वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। क्लास कैसी लगी जवाब इसका आप कमेंट बॉक्स के अंदर एक बढ़िया सा कमेंट जरूर कर दे। जितने भी आपको डाउट लग रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, और अधिक से अधिक क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है, जिससे आपका अभ्यास और आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ सके। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बल, विस्थापन, बल, विस्थापन, दाब या त्वरण। बल की मैं बात करूं, किसी भी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर करने वाली भौतिक राशि बल कहलाती है। विस्थापन की मैं बात करूं तो विस्थापन जब किसी भी वस्तु के अंदर, ये एक सदिश राशि किसी एक निश्चित दिशा के अंदर जब कोई वस्तु गति करती है तो वो विस्थापन है। दाब, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल का नाम दाब है। और वेग में परिवर्तन की दर त्वरण है, जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। ये थी आज की अपनी क्लास। मैंने रिवीजन आपकी 11वीं से 25 क्लास तक का करवा दिया है। अब आपके सामने हमेशा 50 क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट आएगा। 50 क्वेश्चनों का पूरा आर्मी का एक प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किया जाएगा, जिसके अंदर मैं 15 क्वेश्चन जीके के, 15 साइंस के, 15 मैथ के तथा 5 रीजनिंग के, आर्मी के पूरे 50 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट पूरी टीम के साथ आपके सामने आएगा, लाइव रहेगा। तो उसका जवाब आपको अधिक से अधिक देते रहना है और इन वीडियो को भी देखना है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो 25 और इनके रिवीजन करके मैंने जो कुल जीके जीएस के 30 वीडियो लिए हैं, मैं कह रहा हूं हर एक एग्जाम के लिए रामबाण है। आपने अभी हाल ही में एसएससी का एग्जाम दिया है, इस वीडियो को देखिए और फिर एसएससी के एग्जाम के से तुलना कीजिए। प्रत्येक शिफ्ट के पेपर के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन इन वीडियो से भर भर के पूछे जा रहे हैं, जबकि साइंस का रोल एसएससी में बिल्कुल कम है। यदि जीके के बराबर रोल होता तो मैं दावे के साथ कहता हूं इन 30 वीडियो से आपको प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते। तो चलिए यूं ही बने रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।